थोड़ा सा वेट कॉम्प्लेक्स। कोर्स लास्ट टाइम हमने जहाँ तक छोड़ा था वो था हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज जो है दैट वाज अबाउट फर्स्ट पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा उस इनकम स्टेटमेंट को देख के मैंने यहाँ पे देख आप देख सकते हैं ये पोर्शन बेसिकली आपका डिफाइन कर रहा है यहाँ आपके पास बिफोर इंटरेस्ट एंड ठीक है जी। ये माइक तो बंद कर दें आपको फाइव। यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया था। नेक्स्ट पोर्शन जो बेसिकली होता है नेक्स्ट पोर्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यानी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हैं जिसको हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस कॉस्ट के अंदर देखा जाता है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ रहे हैं। देन हम उसके अंदर से टैक्स डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और ईपीएस। ठीक है ये जो ईपीएस है हमारे पास ये बेसिकली वो चीज़ है जिसके ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर ने ईपीएस को ही देखना होता है सबसे ज़्यादा कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। अगर तो अर्निंग पर शेयर आपकी अच्छी है तो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करेगा आपके स्टॉक्स के अंदर अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा मैं ज़रा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ दरमियान में भी। हम लोग अभी अलगाजी ट्रैक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट का पहला जो पोर्शन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है बेसिकली सारा का सारा ऑपरेशंस का है। ऑपरेशंस क्यों हमारे पास सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिर अदर कोई इनकम अदर कोई एक्सपेंसेस एंड देन वी कम विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या जिसको हम आम जबान में बेसिकली कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ये सारा का सारा ऑपरेशन से पैसा जनरेट हो रहा है ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को आप डिडक्ट कर। अच्छा इन ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जो आपने फाइनेंसेस लिए हुए हैं फाइनेंसेस कौन से जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी आपकी फाइनेंस कॉस्ट में आपने फाइनेंस कॉस्ट देनी होती है। उसके बाद आपने टैक्स देना है तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। इसके बाद अगर इस कंपनी के कोई प्रेफर डिविडेंड या देना होता तो यहाँ प्रेफर डिविडेंड दिया जाता और उसके बाद हमारे पास अर्निंग पर शेयर जनरेट हो जाती। ये अर्निंग पर शेयर बेसिकली डिपेंडेंट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है इस चीज को बेसिकली इस पोर्शन को जो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेकर ईपीएस तक का पोर्शन है इस पोर्शन को बेसिकली हम लोगों ने देखना होता है फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ इस स्टेटमेंट को देखने के बाद अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ। ठीक है जी फाइनेंशियल लीवरेज क्या है जी। फाइनेंशियल लीवरेज है द यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट बाय द फर्म। फाइनेंस कॉस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है। फाइनेंस कॉस्ट आपके पास कहाँ होती है जैसे ही आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ऑपरेटिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिडक्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट को हम गियरिंग भी कहते हैं। गियरिंग क्यों कहते हैं क्योंकि देखें कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को या अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और वो फाइनेंस हमेशा बड़ी अमाउंट का होता है। बड़ी अमाउंट का फाइनेंस आपको एकदम अचानक कोई नहीं देगा ना ही आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके दो ही तरीके हैं या तो आप डेट लेंगे या आप इक्विटी फ्लोट करेंगे। फिर जब हम इक्विटी फ्लोटिंग की बात करेंगे तो वहाँ तो इक्विटीज आ जाएंगी कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक। लेकिन ये तीनों चीजें यानी डेट और इक्विटी की दो आगे फॉर्म ये सारी चीजें बेसिकली फाइनेंस के अंदर करने के काम आती हैं। फिर इन फाइनेंस के ऊपर पे बैक किया जाता है। जब आपके पास इकट्ठा फाइनेंस आता है तो आप एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी आपको रिटर्न जनरेट होता है तो फिर आप इसके पे बैक्स देते हैं। ठीक है सो दैट इज कॉल्ड गियरिंग। फाइनेंशियल leverage is acquired by the choice used as a mean of increasing the return to common stock।
ठीक है जी। कॉमन शेयर होल्डर की यहाँ बार बार बात क्यों हो रही है? कॉमन शेयर होल्डर की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर ही बेसिकली फर्म के ऑनर होते हैं। कॉन्टिन्यूसली अभी तक मुझे रिक्वेस्ट आ रही है उसको एडमिट करने की। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस करना है। ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों ने कैसे किया था? ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों ने पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में भी किया था। हमने कहा था कि एनी परसेंटेज चेंज विल प्रोड्यूस इन सेल्स विल प्रोड्यूस अ परसेंटेज चेंज इन योर ईबीआईटी। फिर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया तो हमने कहा हमें कितनी सेल दरकार होगी कि हम अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर अप करें और एंड ऑफ द डे हमारे पास जो ईबीआईटी है वो जीरो हो जाए। ठीक है, दैट वाज अबाउट फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इसी फर्स्ट पोर्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेकंड पोर्शन के ऊपर जो यहाँ से स्टार्ट होता है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेकर ईपीएस तक, तो हम यहाँ डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन योर earning before interest and tax will produce some kind of percentage change in your EPS। फिर जब हम इसको डिफाइन करते हैं ब्रेक इवन के फॉर्मेट में, तो ब्रेक इवन के फॉर्मेट में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एनी ईबीआईटी एनी ईबीआईटी दैट वी मे प्रोड्यूस दैट मे एंड अप विद ए जीरो ईपीएस। जैसे हमने ऊपर कहा, हमने कहा कि जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने कहा कि सेल्स सेल्स इतनी हो कि एंड ऑफ द डे आपकी ईबीआईटी जीरो हो जाए। तो अगर हम इस पोर्शन से आगे चलते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये कहेंगे कि एनी ईबीआईटी दैट कम्स अप विद ए जीरो ईपीएस। जब वो जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ईपीएस जीरो होने का मतलब है दैट मीन्स कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास इसमें भी है। ब्रेक इवन एनालिसिस करने से पहले हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर आप फार्मूले को गौर से देखें जो इस वक्त यहाँ हमारे पास अवेलेबल है बॉटम के ऊपर, ठीक है, ये फार्मूला ये हमारे पास है कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस दिस आई मीन्स इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। इसको आपने मल्टीप्लाई किया वन माइनस टी, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने माइनस किया इंटरेस्ट, उसको आफ्टर टैक्स किया और उसमें से प्रेफर डिविडेंड माइनस कर दिया। तो अगर हम इसको वैसे भी अगर हम प्लॉट करते हैं और लिखते हैं तो हमारे पास सिचुएशन यही बनती है कि आपके पास पहले ईबीआईटी होगी, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट में के बाद आपके पास ईपीटी जनरेट होगी, ईपीटी के अंदर से आप टैक्स माइनस करेंगे और टैक्स के बाद आपके पास नेट इनकम जनरेट होगी जिसको हम आम जबान में कहते हैं या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करेंगे तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक बचेगा। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉमन शेयर पे तो ये आपका बनता है ईपीएस। ठीक है, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये इनकम स्टेटमेंट देख लें, ठीक है, या आप इस फार्मूले को देख लें, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, सो आप यहाँ अगर गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी है। सो बात एक ही है, एंड ऑफ द डे बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना होता है? हमने कैलकुलेट करना होता है ईपीएस को। अच्छा, जब हम ब्रेक इवन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें एक ईबीआईटी चाहिए, एक हमें ईबीआईटी चाहिए जो कि इन तमाम कॉस्ट को मुकम्मल करे।
यानी इनको कवर अप करें, और एंड में हम जब ईपीएस को कैलकुलेट करें तो ये निकले हमारे पास जीरो। जब ये जीरो निकलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है एज पर डेफिनेशन? जहां आपके पास ना प्रॉफिट होता है ना आपके पास लॉस होता है। ठीक है। सो यहाँ अगर हम इनकम स्टेटमेंट को इधर से देख लें या हम इस फॉर्मूले को देख लें, दोनों तरीका कार में हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम ईपीएस लेक्चर हो रहा है। कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस ईपीएस के अगेंस्ट सिर्फ हमने अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो दैट मींस कि एक ऐसी ईबीआईटी जो हमारे पास मौजूद हो और उस ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट दें, फिर टैक्स दें, टैक्स के बाद प्रेफर डिविडेंड दें, और उसके बाद जब हम ईपीएस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास जीरो निकले, तो इसका मतलब है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर ईबीआईटी। अब ईपीआईटी के ब्रेक इवन पॉइंट को तो हमने देख लिया, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली तीन तरह की फाइनेंसिंग के लिए होगा। पहली फाइनेंसिंग लेते हैं हम डेट। जब हम डेट लेंगे तो इट मींस कि जब हमने डेट लिया तो हमारे पास एक ईबीआईटी जनरेट हुई, हमने इंटरेस्ट दिया। डेट के ऊपर आप हमेशा इंटरेस्ट देते हैं। जब आपने इंटरेस्ट दे दिया और उसके बाद आपने टैक्स दे दिया तो आपके पास रिमेनिंग ईबीआईटी आफ्टर टैक्स जीरो बची। डेट के बाद हम प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू करते हैं। अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक इशू करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेफर डिविडेंड देंगे। अगर हम प्रेफर डिविडेंड देंगे तो दैट मींस कि जब हमने इंटरेस्ट की बात की तो ये होगा हमारे सूरत हाल में जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए। जब हम प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे तो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, अलबत्ता प्रेफर डिविडेंड होता है। जब आप प्रेफर डिविडेंड देंगे तो आफ्टर आफ्टर पेइंग प्रेफर डिविडेंड आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक जीरो हो जाएगी, ईपीएस जीरो। थर्ड तरीका कार है हमारा कॉमन स्टॉक का। सो कॉमन स्टॉक का मतलब है कि आप ये सारा कुछ देने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास ईपीएस जीरो होनी चाहिए। सो तीनों फाइनेंसिंग के तरीका कार में एंड ऑफ द डे अगर आपकी ईपीएस जीरो निकलती है तो दैट मींस ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है ईबीआईटी का, कि अगर ये ईबीआईटी आप जनरेट कर लेते हैं तो आप अपनी तमाम फाइनेंशियल कॉस्ट कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास